हाँ जी बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है मोल। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मोल होता क्या है और मोल केमिस्ट्री में किस-किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तीनों तरह से मोल को पढ़ेंगे और कुछ छोटे बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के बाद आप लोग मोल होता क्या है, किस-किस तरह से यूज़ होता है और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है मोल। बेसिकली मोल होता क्या है? हमारा जो सबसे पहली चीज है यहाँ पे जानने वाली वो ये है कि मोल होता क्या है। तो देखो, इट्स अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब चीजें ठीक है। मैं बेसिकली आपको इतना कहूंगा, इतना सिंपल है कि मोल इज काइंड ऑफ अ टूल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में जो केमिकल सब्सटेंस है उन्हों को बताने का एक तरीका है, ठीक है ना? तो मैं इसे बोलूंगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका है, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका है। तरीका मतलब कि भाई, अब देखो, जैसे कोई आपसे आपका मास पूछे तो आप उसे किलोग्राम में बताएंगे। कोई आपसे आपकी हाइट पूछे तो आप उसे फीट, इंचेस मतलब लेंथ की यूनिट्स में बताएंगे। आपसे कोई आपकी एज पूछे तो आप ड्यूरेशन की टर्म्स में बताएंगे कि भाई साहब 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, जो भी आपकी एज है, ठीक है। तो बेसिकली मुद्दा क्या है कि मोल जो है ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को अमाउंट को बताने का तरीका है, जैसे अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली मोल इज व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का एक तरीका, ठीक है जी। इट इज दैट सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के यहाँ पे मोल के तीन तरीके हैं, एक इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक इन टर्म्स ऑफ मास और एक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि मोल इज लाइक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने का तरीका है, मतलब इसको यूनिट लिख दिया है, वरना कुछ जगहों पे ऐसे लिखा हो सकता है कि टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ केमिस्ट डजन फॉर काउंटिंग एटम्स। यहाँ पे सिर्फ इन नंबर की टर्म्स में डेफिनेशन को बताया गया है कि इट्स अ केमिस्ट डजन। जैसे आपको पता होगा कि एक डजन में 12 होता है, ऐसे ही बेसिकली एक मोल में ये नंबर होता है जो आपके सामने है, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे वन डजन में बेटा, जैसे वन डजन में 12 होता है ना, ऐसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। इट इज दैट सिंपल। इसके अलावा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, लेकिन ये जो बात हो रही है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर की है, ठीक है ना। जब भी मोल को आपको नंबर में बताना होगा तो वो ये है, जैसे मान लो कि आपको पता है कि अगर मैं आपसे ही बोलता हूँ कि भाई जाओ और 5 डजन बनाना लेके आओ, ठीक है ना। तो मतलब आप सभी बच्चों ने क्या करना है, जाके 60 बनाना लेके आ जाने हैं, सही है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बनाना की बात ही हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई जाके 2 डजन पेन लेके आओ, तो आप सबने 24 लेके आने हैं। किसी ने ना तो 23 लाने हैं ना 22, मतलब 24 के अलावा कोई नंबर नहीं लेके आना। वाई? बिकॉज वी नो कि डजन का मतलब 12 होता है, ठीक है। ऐसे ही एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है ये एक मोल का मतलब होता है, ऐसे ही बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 इसके बराबर होता है। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 2 मोल पेन लेके आओ, तो आपने पता क्या करना है, 2 इंटू, जैसे वहां पे 12 करते थे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। दैट इज मल्टीप्लाई कर दो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 440.12 इतना इंटू 10⁻23 है ना। और साइंटिफिक नोटेशन में अगर एग्जैक्टली बराबर लेके आया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10⁻24। इतने पेन हो जाएंगे मेरे 2 मोल में। एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो इंटू 2 कर देंगे 2 मोल के लिए, 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ मोल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज दैट सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये नंबर इतना बड़ा था, तो हम इसे डेली लाइफ में यूज नहीं करते। बट हाँ, हमें पता है कि हम केमिस्ट्री के अंदर किन चीजों के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस। तो इतने छोटे पार्टिकल्स को नेक डाई से या मतलब नॉर्मली गिनना तो भाई सब इम्पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिट और दिस पर्टिकुलर टूल वाज यूज्ड, मोल, ठीक है। तो जहां पे मोल जो है
इसको बेसिकली बेटा Na से, कुछ बुक्स में इसे Na से डिनोट करते हैं, कुछ में N नॉट से भी कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ मतलब इसका यही है 6.022 इंटू 10⁻23। बेसिकली साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, एवोगैड्रो नाम था उनका, एवोगैड्रो साहब जो थे उन्होंने ये नंबर निकाला था। इन्होंने देखा था कि 1 मोल के अंदर ये नंबर आता है, ठीक है। जनरली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स इन सब के लिए यूज करते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी के लिए भी हो सकता है। और एक ऐसे ही एक छोटा सा काइंड ऑफ, आप ये समझ लो कि इतना बड़ा नंबर है कि मतलब अगर आपके पास सैंड के ग्रेन्स हो, सैंड ग्रेन्स बेसिकली मतलब कि मिट्टी के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, अगर 1 मोल वो जो सैंड ग्रेन्स है आपके पास हो, तो आप पूरी की पूरी अर्थ को 100 मीटर डीप तक फुल कर सकते हो। इतना मतलब इतना ज्यादा है, इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है ना। बिलियन के भी ट्रिलियन के बराबर, ये मतलब इतना बड़ा नंबर है 10⁻23, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नॉर्मल लाइफ में नहीं, हम सिर्फ केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो पहली चीज कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इज 6.022 into 10⁻23, ठीक है। ये तो हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट थिंग इज मोल इन टर्म्स ऑफ मास। बेटा मोल इन टर्म्स ऑफ मास जो है वो इतना सिंपल है, जैसे आपको पता है कोई भी सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे हमारा कार्बन ले लिया इन्होंने, या हम कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का एटम ले लेते हैं, कोई भी जो भी पर्टिकुलर अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट, कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल हो गया। तो बेसिकली जो भी अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, और अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। एटम तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 AMU होता है ना। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो H2 का कितना हो जाएगा 2 AMU, ठीक है जी। O2 इस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो 28, नाइट्रोजन है तो 14 AMU। तो बेसिकली जो भी कोई अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर उसे आप ग्राम्स में ले लेंगे, ग्राम्स में, ग्राम से मतलब देखो ये तो AMU में है, अगर उसी को ही आप ग्राम्स में ले लेंगे, मतलब इफ यू विल कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स, तो वो बेसिकली उसके 1 मोल पार्टिकल्स का मास होता है। ऐसे मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या होता है 6.022 into 10⁻23। तो हमने देखा कि जब हम सिंगल एटम को मोल टाइम्स ले लेते हैं, मतलब कि 6.022 into 10⁻23 टाइम्स ले लेते हैं, तो वो चीज उसके ग्राम्स के बराबर हो जाती है। तो एक्चुअल में देखा जाए, आप यहाँ से ये भी चीज रिड्यूस कर सकते हैं, लॉजिकली समझना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं कि 14 AMU को जब आप 6.022 into 10⁻23 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 14 ग्राम्स आता है। तो इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, खुद सोचो। यहाँ पे 14 से 14 उड़ा दो, तो बेसिकली 6.022 into 10⁻23 AMU is equals to 1 ग्राम। क्या बोल सकते हो आप कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 AMU। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, ऐसे ही 1 ग्राम के अंदर इतने AMU होता है। तो ये जो AMU है, ये जो एटॉमिक मास की जो यूनिट है नॉर्मली, वो इतनी छोटी है एज कंपेयर टू ग्राम्स। तो नॉर्मली जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं फॉर एटम्स या मॉलिक्यूल, तो हम AMU में बोलते हैं, बट जब हम उसके मोलर मास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्राम्स में। व्हाई? बिकॉज अगर तुम इस AMU को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे और हर बार बोलोगे कि इसका 1 मोलर मास का जो मतलब कि इसके 1 मोल का जो सब्सटेंस का मास है वो मतलब 6.022 into 10⁻23 into 14 के करीब है, तो मोटा मोटा ही मान ले तो 84 into 10⁻23 AMU है, तो वो बड़ा थोड़ा वियर्ड सा लगता है। तो हमने देखा कि भाई अगर किसी भी सब्सटेंस को आप मोल टाइम्स ले लेते हो, तो उसका मास अब आप ग्राम्स में ले सकते हो, और उसी को उसका हम मोलर मास भी बोलते हैं बेटा, उसको हम उसका मोलर मास भी बोलते हैं। तो बेसिकली मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज एटॉमिक मास फॉर एटम्स, मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, तो उन सबके लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो उसी को ग्राम्स में ले लेंगे तो वो 1 मोल सब्सटेंस का मास हो जाएगा। और 1 मोल क्या होता था 6.022 into 10⁻23। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, जो भी कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है बेटा जी। और तीसरी हमारी चीज है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को जब देखा गया तो बेटा इसमें देखा गया कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एसटीपी कंडीशंस, एसटीपी मतलब जो टेम्परेचर जो है आपका 273 केल्विन हो और प्रेशर जो हो वो 180 एम हो, ठीक है ना, यहाँ पे लिखी हुई है जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 180 एम हो। तो हमने देखा कि आप कोई भी गैस ले लो, चाहे आपने हाइड्रोजन ली है, चाहे आपने ऑक्सीजन ली है, चाहे आपने CO2 ली है या CO ली है, जो भी कोई गैस ले लो आप, मतलब ऐसा ही CO लिखा होगा, CO2 लिखा होगा, कोई बात नहीं, जो भी है अपन देख लेते हैं। हाँ, जैसे CO2 है या कोई भी गैस ले लो यार, इट डजेंट मैटर कि ये क्या है क्या नहीं है, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, जो भी गैस है, CO2 गैस है, HCl गैस है, कोई भी गैस है, गैस डजेंट मैटर, 1 मोल मतलब कि 6.022 into 10⁻23 particles of any gas at STP will occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है ना, आपको पता होगा ना कि लीटर जो है बेसिकली वो वॉल्यूम की यूनिट है बेसिकली, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा सा इसमें कुछ समझाना चाहूं, एक्चुअल में अगर आपको ये क्यूब ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की, जिसकी मतलब तीनों की तीनों साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअल में 1 ml के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब अगर ml है तो ऑब्वियस सी बात है ml है ना, और 1000 ml जो होता है वो बेटा क्या होता है बेसिकली 1 लीटर के बराबर होता है। तो लॉजिकली आप सोचो, कोई क्यूब है, अगर कोई क्यूब है और उसकी तीनों की तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर वाली है, ठीक है ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब कि 1000 ml, और ये किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यूनिट जो वॉल्यूम की यूनिट है वो लीटर है, लीटर जो है वो किसकी यूनिट है वॉल्यूम की है। तो बेसिकली कोई भी अगर आप गैस लोगे उसके करेक्ट 1 मोल पार्टिकल्स लोगे, कोई भी गैस है, गैस डजेंट मैटर, हल्की है भारी है डजेंट मैटर, अगर उसके 1 मोल पार्टिकल्स लोगे मतलब कि 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स लोगे तो बेटा उसने 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। ठीक है जी, ये भी एवोगैड्रो साहब ने, अमीडो एवोगैड्रो ऐसे करके उनका पूरा नाम था, तो उन्होंने ये चीज बोली। तो मोल 3 तरह से उन्होंने बोला कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इज 6.022 into 10⁻23, मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज जो भी उसका एटॉमिक मास है एलिमेंट का या कोई मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसे अगर हम ग्राम्स में ले लेंगे तो वो उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास होगा। और in terms of volume at STP conditions, mole is basically equals to like any gas at STP condition will occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है जी, 1 मोल कोई भी गैस STP कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है जी, अब इन तीनों को अगर देखा जाए हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि मोल के बेसिकली आपके पास 3 फेसिस हैं, 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं, कि जैसे कि मोल यहाँ पे ऐसे लिखा ही हुआ है ना, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो बेटा इस नंबर के बराबर है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास जो है वो मोलर मास इन ग्राम और मोल, वैसे भी देखो हम उसे एएमयू में नहीं लेते हैं बिकॉज एएमयू में लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा था। तो हमने क्या देखा था कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 एएमयू के बराबर है, तो इसलिए उसे हम मोलर मास को हम हमेशा ग्राम्स में लेते हैं। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम लेता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल अपने उसमें समझाना चाहूँ तो ऐसे समझो कि मोल का एक ही कॉमन पॉइंट है जिसमें कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर देखा जाए तो 6.022 into 10⁻23 के बराबर है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास देखा जाए तो जो भी उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसको अगर हम ग्राम्स में ले लेंगे तो वो भी मोल के बराबर है। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और हाँ एक चीज और, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, ये किसी और के लिए नहीं चलेगा, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं चलेगा, ओनली फॉर गैसेस। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी गैस बेसिकली एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम।
तो ये तीनों के तीनों बराबर है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 6.022 into 10 raised to power 23 particles of any substance will weigh molar mass of that substance. ठीक है ना, 6.022 into 10 raised to power 23 particles of substance, क्योंकि ये किसके बराबर है, 1 मोल के, तो उसी के मोलर मास के बराबर होगा। और इफ इट इज अ गैस it will occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो ये तीनों की तीनों चीजें एक्चुअल में देखा जाए तो एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर वो गैस है, गैस नहीं है तो फिर उसकी बात ही नहीं। तो अगर मैं आप लोगों के सामने एक चीज बताता हूं, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दूं इनका, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तीनों के लिए, अब एक बात बताओ, थोड़ा लॉजिक लगाना। अगर मैं आपको मान लो ऐसे बोल दूं कि आई हैव 60 पेन, तो मुझे बताओ उसमें कितने डजन होंगे, एक बार खुद लॉजिक लगाओ। इफ आई विल गिव यू 60 पेन, तो उसमें बताओ कितने डजन होंगे। आपने बहुत सिंपल सा करना है भाई, 60 पेन है डिवाइड बाय 12, क्योंकि एक डजन में 12 होता है। तो जब भी कोई नंबर देते हैं हमें उससे डजन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे, कि आपको कोई पार्टिकल दिए हुए हैं, कुछ भी नंबर दिया हुआ है, तो आपको उससे नंबर ऑफ मोल निकालने तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे 12 से डिवाइड किया था, ऐसे अब आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी कोई गिवन नंबर है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है बेटा, 6.022 into 10 raised to power 23। इट इज दैट सिंपल। और अगर मास दिया हुआ है, जस्ट इमेजिन एक चीज सोचना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक पेन का जो वेट है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो मुझे बताओ 1 केजी के अंदर कितने पेन आएंगे। तो तुमने क्या करना है, सिंपली 1 केजी डिवाइड बाय 10 ग्राम, यूनिट सेम कर लेना। तो बेसिकली 100 पेन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेन कैसे निकाले, जो भी मास था अपॉन मास ऑफ 1 पेन, यही किया। ऐसे ही सिमिलरली इसमें निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स, जो भी मास दिया हुआ है गिवन मास अपॉन उसका एटॉमिक मास, अगर एटम है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो था वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मोल किस में था, ग्राम्स में था, है ना। तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसी की जगह पे और एक और नाम इसे आप दे सकते हो, मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास, और हमें पता है मोलर मास हमेशा किसमें होता है, ग्राम्स में। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और गिवन मास भी आप हमेशा किसमें लोगे, ग्राम्स में लोगे, ग्राम्स में। क्योंकि देखो यूनिट शुड बी सेम, अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, इतना बेसिक हमें आना चाहिए। 9 10 से हम ये चीजें सीखते हुए आते हैं। अब आप ये +1 के क्वेश्चंस कर रहे हो, हालांकि ये +2 में भी यूज होता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर में, बट इतना सिंपल है कि भाई ये बेसिक गलतियां नहीं करनी है। तो गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है जी, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, अब एक बात बताओ, हमें पता है 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर करती है। तो 5 मोल कितना करेगी, 22.4 इंटू 5। 10 कितना करेगी, 22.4 इंटू 10। तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 22.4, खत्म बात। तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो ये तीन आपके फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले, इसके अलावा मोल कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मोल कुछ नहीं है। ये 3 फॉर्मूलों को आपस में कंपेयर करना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई साहब मोल। मतलब मुझे नहीं लगता इसके से ज्यादा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत है। बस लॉजिक लगा लेना कि नंबर दिया है तो नंबर वाला फॉर्मूला, मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला, और वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसमें देखो सवाल कैसे भी आ सकते हैं, आपको नंबर दिया होगा, मास पूछ लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नंबर से मोल निकालो, मोल को इससे कंपेयर कर दो, या फिर इस पे यही ना करो, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर से मोल आए, इसको इससे कंपेयर कर दो। नंबर दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये चीज निकल जाएगी कि नहीं। 4 में से 2 चीजें कांस्टेंट है, ठीक है जी, एक आपको गिवन है, तो 4th चीज निकालना कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है भाई, सही है ना, इतना सिंपल है। अगर आपको मास दिया है
गैस है तो वॉल्यूम भी निकाल लोगे, गैस है वॉल्यूम दिया है तो मास निकाल लोगे, वॉल्यूम दिया है तो नंबर निकाल लोगे। मतलब आपस में तीनों को एक दूसरे के साथ करते रहे, ये बात खत्म। अब इसके छोटे छोटे से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ से स्कूल लेवल पे और ये सब पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ H2SO4? 2 मोल H2SO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? सही है जी। अब देखो सिंपल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ H2SO4। अब बेटा 1 मोल H2SO4 में, खुद सोचना, 1 मोल H2SO4 में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ H2SO4 होंगे कि नहीं होंगे? है ना, 1 मोल में तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। सही है, तो 2 मोल में कितने होंगे बेटा? 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ H2SO4। सिंपल। अब मैंने आपसे क्या नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल्स पूछे? नहीं, मैंने क्या पूछा है? हाइड्रोजन के एटम्स, मॉलिक्यूल भी नहीं पूछा, एटम्स पूछे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें पता है एक H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सिंपल है, तो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? ये नंबर इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आंसर निकालना है तो 4 6 24, खत्म बात, मोटा मोटा 24 ले लीजिए। तो फिर या फिर 4 करके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 6 24। तो इसको अगर पूरा करेंगे तो पूरा साइंटिफिक अगर अच्छे से जाएंगे तो 2.408 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इट इज दैट सिंपल। ये स्कूल लेवल का सवाल है, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले सवाल ऐसे ही आते हैं कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल का मोल दे दिया या कुछ भी इस तरीके से देखे, वो आपसे ही सारे के सारे सवाल पूछ सकता है। ठीक है जी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कोई भी सब्सटेंस दे दिया, उससे एटम्स पूछ लिए गए। अब इसी के अंदर अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? एक H2SO4 के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। इलेक्ट्रॉन निकालने तो आते हैं ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2। सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16, तो 2 + 16 कितने हो गए? 18। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8। 4 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 4 32, 32 + 16 48 + 2 50, तो इंटू 50 कर दो, सब खत्म बात। समझ रहे हो? इंटू 50 कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते, तो यही सेम आंसर होता है ये वाला। क्यों? क्योंकि जितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं, जितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं उतने ही H2 के मॉलिक्यूल होंगे। व्हाई? बिकॉज़ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 H2 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। अब इसमें तो O4 है, तो O4 के अंदर कितने O2 होते हैं? 2, खत्म बात। नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल आपको पता होगा, सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है? S8। तो H2SO4 के 8 H2SO4 मिलके एक S8 बनाता, तो डिवाइड बाई 8 करना पड़ जाता। इस तरह के बेसिक सवाल जो यूनिटरी मेथड से बाद में किए जा सकते हैं, वो सब यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम? वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब एक बात बताता हूँ, मुश्किल नहीं है। अभी इसको इसका ना मैं एक बेसिक वो कराता हूँ आपको, फिर देखना आप कितना इजीली करोगे। और एक चीज बताता हूँ, फिर इसको कराने के बाद आपको बताता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg? 1 किलोग्राम में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सही है ना? बात समझ में आ रही है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सही है। अब खुद सोचना एक चीज, मान लो मैं आपको बोलता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाउ मेनी डजन, अब बात सुनना पूरी, हाउ मेनी डजन, इस सवाल को पहले उसमें करते हैं, उसे करेंगे सवाल को, फिर देखना इस सवाल पे आओगे तो कितना इजी हो जाएगा। हाउ मेनी डजन ऑफ एप्पल्स इन 5 किलोग्राम? हाउ मेनी डजन ऑफ एप्पल्स इन 5 किलोग्राम? साइड में लिख लेता हूँ हल्का सा। 5 केजी वेट में कितने डजन एप्पल आएंगे? नंबर ऑफ डजन ऑफ एप्पल्स। तो अब इसमें पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर इसके लिए हमें एक एप्पल का वेट पता होना चाहिए और सारे के सारे एप्पल एक ही जैसे होने चाहिए। मान लेते हैं एक एप्पल, जस्ट ऐसी कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है ना? एक एप्पल
या 6 kg ले लेते हैं, इससे क्या आसान हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 kg, 6 kg में कितने डजन एप्पल्स है, और एक एप्पल जो है वो 200 ग्राम का है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे भाई, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स सिंपल है सर, 6 किलोग्राम है, मतलब कि 6000 ग्राम हो गया, डिवाइड बाय 200, तो भाई साहब सीधा सीधा 30 एप्पल्स आ गए सर। यही किया आपने, पहले नंबर ऑफ एप्पल्स निकाले, और जितने भी एप्पल्स हैं उससे नंबर ऑफ डजन निकालना हो तो क्या करोगे, एप्पल्स डिवाइड बाय 12। आपने दो चीजें की कुल, तो दैट इज 2.5 डजन एप्पल्स। खत्म सर, इतना आसान सवाल दिया आपने। अगर लॉजिकली देखोगे ये भी यही सवाल है, ये भी यही सवाल है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। अब इसके लिए मुझे सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सही है भाई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, पहले मैं डायरेक्ट मोल पे ना जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, दैट विल बी 1 kg अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। खत्म बात, ऊपर भी kg नीचे भी kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए। क्या मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं ना, मुझसे क्या पूछा हुआ है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और उससे मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मेरे को क्या था, याद कीजिए, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg क्या हो जाएगा बेटा, सीधा 1 अपॉन, ये तो नंबर है 9.1 इंटू 10⁻³ सही है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको पता है बेसिक, इसके नीचे 1 ले लेंगे, वो ऊपर मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई इससे, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, ये 31 है माइनस का, और 20 है तो -8 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। और अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9.1 को 6 मोटा मोटा ऐसे मान लेते हैं, 55 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा मोटा मोटा, इंटू 10⁻⁻8, -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो मतलब अगर लॉजिकली देखो तो ये इतना, इसका जो आंसर था ना उस वक्त भी सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिया गया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, या मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, चलो कर भी लेते हैं हम, कौन सी बड़ी बात है। 10⁻, ऊपर 8 जाएगा तो उसे हम 100 इंटू 10⁻⁻+6 ले लेते हैं, 6 हो गया, ये 55 के करीब हो गया, 55 से ये तकरीबन 1.9 इंटू 10⁻6 इतने मोल्स के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बट आप इसे मेन मुद्दा समझ रहे हो, पहले मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो सवाल है ये भाई साहब प्रीवियसली जेई का सवाल है, बेसिक मरा सा सवाल है। एक सिंपल बता रहा हूँ भाई, लॉजिक आना चाहिए। आसान सवाल नीट जेई में भी खूब आते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सवाल इजी नहीं, सिर्फ टफ ही होता है। कई बार इतना बेसिक सवाल हम गलत करके आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस का लॉजिक समझो, क्वेश्चंस अपने आप बनने लगते हैं। लॉजिक पे जाओ, रट्टा नहीं मार सकते भाई साहब। नीट जेई इवनली बोर्ड्स का भी रट्टा नहीं मार सकते आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई। ये +1 +2 है, ये 10th नहीं है, रट्टा नहीं बचेगा। 9 10th की तरह नहीं है कि मतलब, अब आपको याद होगा कि जब 8th से 9th में आते हैं तो एकदम लगता है यार कितना मतलब है ना, लेवल चेंज हो गया। 10th जो है ना, बच्चा अगर ढंग से पढ़ ले 2 महीने में टॉप कर सकता है, 2 महीने में टॉप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 11th और 12th और नीट और जेई स्पेसिफिकली 2 महीने पढ़ के कोई पास नहीं होता, कोई उसे क्लियर नहीं कर पाता। ये सब फालतू की बातें हैं इधर उधर की। सिंपल है, लंबी दौड़ है, मैराथन है। कोई ये 150 मीटर 100 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि भाई साहब आखिरी के 2 महीने कर लेंगे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। तरीके से करो, बेसिक से करो, सब चीजें समझते हुए करो, इजिली हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आखिरी की रात पढ़ के नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेस्ट है अच्छे से करो, बेसिक बेसिक सवाल लगाते चलो, धीरे धीरे अच्छे सवाल भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा भाई चलो, नंबर ऑफ मोल्स
मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास 200 ग्राम अपॉन इसका मास CaCO3 का मास। कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 60 40 100, तो 100 हो गया भाई साहब गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ग्राम्स में जाएगा। तो ये कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स। बताओ क्या सवाल है, ये स्कूल लेवल का सवाल है बिल्कुल, ये नहीं आएगा नेट जेईई में इतना मारा हुआ सवाल। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 2 मोल्स। ठीक है जी, और इसी में ही अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो कौन सी बड़ी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। एक मोल में कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23, तो दो में कितने हो जाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसी में सवाल हो जाता है नंबर ऑफ एटम्स का, मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स का, तो कौन सी बड़ी बात थी, इसके अंदर एक CaCO3 के अंदर कितने एटम है बेटा, एक कार्बन, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 5 है। तो 5 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन ले लेते 20, कार्बन के 6, ठीक है, और ऑक्सीजन के 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 6 30 50, 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मतलब सिंपल है यार, कंसेप्ट को समझो उसके बाद सब सवाल निकल आते हैं। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट। तो आई होप आपको मोल काफी हद तक समझ में आ गया होगा तीनों टर्म्स में। बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनानी है, अगर आपको किसी को स्पेसिफिक कोई टॉपिक भी बताना है तो भी बता सकते हैं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि अब इसके बाद में इससे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ चलो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके जी।